पक्ष विपक्ष की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है। सदन की मौजूदा स्थिति क्या है वो हम आपको इस बड़े से स्क्रीन से बताते हैं और पूरी जानकारी आपको देंगे कि इस वक्त सदन में मौजूदा स्थिति क्या है। तो एनडीए देखिए, बीजेपी 240 सीटों पर है, जिसमें टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना 7 उसके सांसद हैं, वहीं एलजेपीआर 5, आरएलडी के 2 सांसद हैं, जन सेना पार्टी के 2, जेडीएस 2, एनसीपी 1 और अन्य 6, यानी कि कुल मिलाकर 293 सांसद इस वक्त वहां पर है एनडीए के। विपक्ष की बात करें तो बिल के विरोध में 99 कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस के 28 और डीएमके के 22 हैं, शिवसेना 9 और ये शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 8, सीपीआईएम के 4, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के 4, जेएमएम के 3, आईयूएमएल के 3, आप के 3, सीपीआईएमएल के 2, जेकेएनसी के 2, सीपीआई के 2, वीसीके के 2 और अन्य 7, कुल मिलाकर 250। रुख साफ किनका नहीं है वो भी आप जान लीजिए। इसमें वाईएसआर कांग्रेस के 4, अकाली दल के 1, वीपीपी के 1 और अन्य के 7, जेपीएम के 1 और बीएपी के 1, यानी कि ये स्थिति इस वक्त संसद में देखी जा रही है वक्फ बिल को लेकर। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जब बीजेपी इस पर चर्चा करेगी, 4 घंटे का वक्त दिया गया है, 5 घंटे का, जिनमें से 4 घंटे बीजेपी कहेगी, बात करेगी और इस बिल को लेकर क्या चर्चा होगी वो देखने वाली बात होगी। और देखिए, एनडीए बहुमत में है, 293 लोग हैं वहां पर और विपक्ष के 250 हैं और बहुमत 272 होती है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके पक्ष में कितने लोग हैं और विपक्ष में कितने लोग हैं और तब जाकर के इस बिल में संशोधन होगा या नहीं, इसके लिए आज सभी की नजरें उस पर टिकी हुई है। और देखिए, वक्फ बिल पर एनडीए 293, इस तराजू पर भी आप देख पा रहे होंगे एनडीए का पलड़ा ज्यादा भारी है, विपक्ष 250। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इस वक्फ बिल पर क्या कुछ आज होने वाला है। लेकिन आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि आज जब संसद में इस पर चर्चा होगी तो लगभग 5 घंटे का वक्त बीजेपी को दिया गया है, जिनमें से 4 घंटे बीजेपी बोलेगी और उस दरमियान क्या कुछ होगा, कौन कौन से लोग इस पर पक्ष में रहेंगे और कौन कौन से विपक्ष में, वो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि व्हिप भी अलग अलग पार्टियों की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसके तहत सांसदों को तमाम नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। तो हम आपको बार बार ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये बार चार्ट देख पा रहे होंगे। एनडीए 293, विपक्ष 250 और देखिए वक्फ बिल पर इसमें आज लड़ाई होनी है। बहुमत 272, यानी कि अगर 272 लोग इसमें सहमत होते हैं, सहमति अपनी जताते हैं तो ये बिल संशोधन के लिए लाया जाएगा या फिर नहीं लाया जाएगा, इसकी जो पुष्टि है वो तभी हो पाएगी। लेकिन इस वक्त जो हम आपको तराजू दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो आप देखकर समझ सकते हैं। एनडीए 293 और विपक्ष 250, एनडीए का पलड़ा भारी है और विपक्ष 250 है। और देखने वाली बात होगी कि जब आज इस बिल पर चर्चा सदन के भीतर होगी, अब ज्यादा वक्त भी शेष नहीं है, 1 घंटे से भी ज्यादा थोड़ा बहुत वक्त है और उसके बाद ही इस पर चर्चा होनी है और उस पर सबकी निगाहें, पूरे देश भर की निगाहें टिकी होंगी। वक्फ बिल में कई अहम संशोधन, जेडीयू ने 3 अहम सुझाव दिए थे और तीनों सुझाव को शामिल किया गया है। जेडीयू के सुझाव को बिल में जगह दे दी गई है और जेपीसी की सिफारिश के आधार पर संशोधन किए गए। वक्फ बिल में कई अहम संशोधन किए गए। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सरकार ने इन सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया है। जेडीयू ने सरकार से कहा है कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। जेडीयू का दूसरा सुझाव है कि नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो। मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड है उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। ये अपना निर्णय सुना दिया है, हम लोग सरकार के साथ है और इस विधेयक का हम लोग समर्थन करेंगे। उसके लिए हमने अपने जो सांसद है उनको व्हिप जारी करके बता दिया है, जो सदन में उपस्थित रहेंगे और सरकार के पक्ष में वो अपना वोट डालेंगे।
जेडीयू का जो संशोधन था उसको सरकार ने मान लिया है, क्या क्या संशोधन थे और किस तरह से आप लोग एग्री हुए हैं? देखिए, इस संशोधन बिल में 44 संशोधन था। 44 में से 14 संशोधन को सरकार ने भी मान लिया और जेपी से 14 संशोधन का रिकमेंडेशन भी भेजा था, जिसे सरकार ने उसको मान भी लिया है। और खास करके हम लोग जो संशोधन दिए थे उसमें हम लोग का कहना है, जो हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वो आपको वहाँ घेराव किया है, उनके जो कब्रिस्तान है उसका सरकारी जमीन पर घेरा किया है। बहुत से धार्मिक संस्थाओं को सरकारी जमीन देकर के उसको बनाने का काम किया है। जो मदरसा है उसके शिक्षकों को नौकरी देने का काम किया, मदरसा बनवाने का काम किया। इस तरह से उन्होंने जो काम किया है, जो सरकारी जमीन है वह जो धार्मिक कार्य के लिए जो है वह रहेगा, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और यदि कोई सरकारी जमीन कोई निजी काम में लगाएगा तो उसको जो है हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन जो धार्मिक संस्था उसमें सरकारी जमीन में है वो उस संस्था की रहेगी, वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति रहेगी, उसमें कोई तरह का हेर फेर नहीं किया जाएगा। सरकार ने इसको अच्छी तरह से माना है। आप जानते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी गत 20 वर्षों से बिहार में के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव किया? और आइए अब ये समझना जरूरी है कि वक्फ संशोधन बिल का आखिर मकसद क्या है। तो आइए हम इसे आपको समझाते हैं। वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाना इसके संशोधन का मुख्य कारण है। कामकाज को कानूनी मान्यता मिले, इसकी भी चर्चा की जा रही है। वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जों को रोकना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके अंतर्गत संशोधन जरूरी है। कामकाज को सरल बनाना, किसी भी तरह की कोई जटिलता ना हो, इसका खास ख्याल रखने के लिए संशोधन करना अनिवार्य है। अतिक्रमण वाली जमीन खाली कराना ये भी जरूरी है और इसीलिए इस बिल में संशोधन लाने की मांग की जा रही है। लेकिन कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई जा रही है। अफवाह क्या है और क्या है उसका सच, ये भी आइए समझते हैं। अफवाह है कि संशोधन के बाद वक्फ की संपत्तियां सरकार ले लेगी, लेकिन सच ये है कि संशोधन के बाद भी सारी संपत्तियां वक्फ की ही रहेगी। अफवाह यह भी है कि वक्फ गैर मुस्लिमों के हवाले हो जाएगा। सच्चाई ये है कि संशोधन के बाद मुस्लिमों के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। यानी कि इस बिल में अगर संशोधन होता है उसके बावजूद मुस्लिमों के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें होगा। अब यह भी जानना जरूरी है आपके लिए कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। अगर इसमें संशोधन होता है तो उससे नाराजगी क्यों है, उससे ऐतराज क्यों है, किन संशोधनों पर ऐतराज जताए जा रहे हैं। दावा करने भर से जमीन वक्फ की नहीं होगी, जो कि पहले होता रहा है। दान में नहीं मिली तो वक्फ संपत्ति नहीं। पहले क्या होता था, जिस संपत्ति पर वक्फ दावा कर देता वो संपत्ति उसकी हो जाती थी। और अब वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट कराया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील भी किया जा सकेगा, जो पहले नहीं हुआ करता था। अगर इस बिल में संशोधन लाया जाता है तो ये तमाम बदलाव होंगे जो कि हित में है। वक्फ बोर्ड में महिला और गैर मुस्लिमों की एंट्री हो पाएगी, जबकि पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। यानी कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो महिला हैं, उनकी एंट्री इसमें नहीं होती थी। लेकिन अगर इसमें संशोधन लाया जाता है, इसमें बदलाव होते हैं, तो ऐसा हो सकेगा। बढ़ते आगे, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की पार्टियों का, खासकर जेडीयू का वक्फ बिल को समर्थन देना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है इसलिए नहीं कि जैसा लोग बता रहे हैं कि ये मुसलमानों का मामला है, इसलिए कि इस देश को बनाते समय इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जो एक सोच रखी थी, जो एक परिकल्पना उनकी थी इस देश को लेकर, और उसके आधार पर जो बातें संविधान में कही गई, जो समाज के विभिन्न वर्गों को बताया गया, उनको आश्वासन दिया गया, उसके आधार पर ही तो इस देश का निर्माण हुआ है। अब अगर उससे इतर कोई हम लोग बात करते हैं जिससे समाज का कोई वर्ग अपने आप को थ्रेटेंड या एलिनिएटेड फील करता है, तो आज के लोगों की ये जिम्मेवारी है
जो सत्ता में है वो भी और जनरल पब्लिक जो हम लोग हैं हम लोगों की भी, कि उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अगर आपने उस समय कहा कि देश सेकुलर रहेगा, आप हमारे साथ रहिए, और आप अगर सेकुलर कैरेक्टर को चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने फोर फादर्स के किए हुए वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। उस नज़रिए से मैं देखता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये मेरे लिए हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, मेरे लिए ये वादा खिलाफी है, मेरे लिए ये नॉट कीपिंग द वर्ड्स ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स है, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। और इधर वक्फ बिल पर दिल्ली टू पटना सियासत चरम पर है। एनडीए ने भारत सरकार को बिल लाने के लिए धन्यवाद दिया, जबकि आरजेडी और विपक्ष के दूसरे दल इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कह रहे हैं। संशोधन विधेयक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा का पूरा एनडीए चट्टानी एकता के साथ आपके साथ आज खड़ा है। यह एक विशाल है, और इस ऐतिहासिक फैसला के लिए युगों युगों तक आपको याद रखा जाएगा कि सही मायने में आप देश में धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा इसका विरोध कर रहे हैं, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन लोगों का जो धरना कार्यक्रम था उसमें जाकर आगे बढ़ चढ़कर हम लोग भी हिस्सा लेने का काम किया, और जहां तक होगा सदन से लेकर सदन के बाहर तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर वक्फ बिल आने वाला है, और इसमें बहुत सारा सुधार हुआ है जो मुसलमानों के हित में है, जो वक्फ के हित में है, जो वक्फ बोर्ड के हित में है। वैसे लोगों के लिए भले ये खराब है, जो लोग इस पर कुंडली मार करके बैठे हुए थे और इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, वही लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, वही लोग मुसलमान भाइयों के बीच में भ्रम भी फैला रहे हैं और उनको उकसाने का काम भी कर रहे हैं। और पटना में लगे एक पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद के शासनकाल पर निशाना साधा गया है। इस पोस्टर में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के शासनकाल की तुलना भी की गई है। पोस्टर में बताया गया है कि लालू प्रसाद के शासनकाल में कितने धार्मिक उन्माद से दंगे हुए, जबकि नीतीश कुमार के शासनकाल में शांति का माहौल है। और इधर पटना में पोस्टर लगने के बाद एनडीए ने आरजेडी और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। जी जवाब दीजिए, किसने पोस्टर लगाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन दंगा, दहशत और डर का भाव, यही था लालू जी का अंदाज। 12 सांप्रदायिक उन्माद की घटना, सत्ता प्राप्त करते ही 7 अक्टूबर 1992 को 44 लोगों को सरेआम मौत का घाट उतार दिया गया। गुनाहगार के खिलाफ इन 12 दंगों में क्या कार्रवाई हुई? और आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पोस्टर वाला विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल मंगलवार को तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में हुए अपराध और लालू शासनकाल से जुड़े आंकड़ों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था कि गृह मंत्री के पास एक तो आंकड़े सही नहीं होते हैं और झूठ और जुमला के अलावा कुछ बोलते नहीं। ये सच्चाई, अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखें तो केवल लालू जी को पूछता और जंगल राज की बात करना। बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं आए। और इसी बीच सासाराम से बड़ी खबर आपको बताएंगे। 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप, 4 में से 3 आरोपी नाबालिग रसूलपुर गांव के रहने वाले हैं आरोपी। मुफस्सिल थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सासाराम से आपको बता रहे हैं, जहां 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 4 में से 3 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। रसूलपुर गांव के रहने वाले हैं आरोपी। मुफस्सिल थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सासाराम से ये बड़ी खबर, जहां 13 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सासाराम से अजीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल चल रही है कि कोई अपडेट इस मामले में? जी, अब तक 4 की गिरफ्तारी हुई है और बड़ी बात है कि 4 में से 3 जो है नाबालिग लड़के हैं और जिस गांव की ये घटना है, वारदात है, उसी गांव के हैं। और इसमें से एक गुड्डू कुमार जो लड़का है वो जो है बालिग है, उसके अलावा जो 3 जो है वो नाबालिग है।
और पुलिस जो है जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद छापेमारी शुरू हुई और 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है। क्योंकि परिजन जो है वो लोक लाज के डर से ये पुलिस को काफी देर से सूचना दिया है और जैसे ही सूचना मिली है उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। इन बच्ची का भी मेडिकल जांच कराया गया और जो लड़के पकड़े गए हैं उनको भी स्वास्थ्य जांच के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। तो अब फिलहाल जो है सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो पीड़ित बच्ची है उसकी भी स्थिति चिंता से बाहर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और गर्मी के इस रूप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन नवादा सदर अस्पताल में अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पुराने वार्ड में ही हीट स्ट्रोक के मरीजों का इलाज होगा। न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल की इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इसी गर्मी के रूप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जो है पहले से ही अलर्ट हो गई है और सभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव और सभी बिहार के सिविल सर्जनों के साथ एक वीसी हुई थी और उन वीसी में सभी को आदेश दिया गया था कि जिला मुख्यालय स्तर पर 10 वार्ड और प्रखंड स्तर के जो अस्पताल है उसमें 5 हीट स्ट्रोक के लिए स्पेशलाइज्ड वार्ड बनाना है। मगर नवादा सदर अस्पताल में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। कई जिलों में वार्ड तैयार कर लिए गए हैं और उसमें जितने भी तरह के जो ड्रिल करने थे वो सभी कर लिए गए हैं। मुख्य राजधानी समेत बिहार के कई जिलों में वार्ड तैयार कर लिए गए हैं और उसमें डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। मगर नवादा में अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यह तस्वीर है नवादा के सदर अस्पताल स्थित प्रीफैब्रिकेटेड वार्ड का, जहां हर साल डेंगू और जो भी आपदा जो आता है उसके लिए ये एरिया रिजर्व किया जाता था। पिछली बार यहाँ डेंगू वार्ड बनाया गया था, जैसा आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे यह वार्ड भी जो है जीर्णशील अवस्था में पहुंच गया है और यहाँ टूटे हुए इसके छत है जिसे आज तक रिपेयर नहीं किया गया है और ना ही लू वार्ड को बनाने के लिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। हालांकि एसीएस ने सभी सिविल सर्जन को यह सख्त आदेश दिया था कि गर्मी का रूप बढ़ रहा है और ऐसे में सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहना है। मगर नवादा सदर अस्पताल में अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अगर गर्मी प्रचंड रूप लेती है तो यहाँ लोगों को समस्या होना शुरू, क्योंकि विगत कुछ साल पूर्व भी नवादा में हीट स्ट्रोक ने काफी अपना रौद्र रूप दिखाया था और उसमें कई लोगों की जान भी गई थी और अस्पताल उसमें कम समय में ही तैयार किया गया था। मगर अभी एहतियातन ऐसा कुछ नहीं किया गया है जिससे इससे बचने का कुछ उपाय निकाला जा सके। अब देखना होगा अस्पताल प्रबंधन कब तक यहाँ स्पेशलाइज्ड हीट स्ट्रोक वार्ड बनाता है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। वहीं मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के तहत शहर में लगाए गए करोड़ों के वाटर वेंडिंग मशीन धूल फांक रहे हैं। लोग प्यास से बेहाल हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में कुल 25 वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई गई, जिनमें से ज्यादातर मशीनें खराब हैं। लोग प्यास बुझाने आते भी हैं तो लौटकर चले जाते हैं। न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की इस रिपोर्ट को देखिए। में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। खासकर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर का तापमान भी 35 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि पेयजल की तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है, लेकिन शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जो वाटर वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं लाखों के ये मशीन लगाए गए हैं, वो हाथी के दांत बनकर रह गए हैं, यहाँ प्रयोग में नहीं आ रहा है। और आपको दिखाएंगे तस्वीर की किस तरीके से देखिएगा कि पानी जो है वह नहीं आ रहा है और 2-2 नल लगा हुआ है, लेकिन पानी किसी में से नहीं आ रहा है। ये मशीनें स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाई गई, लेकिन भीषण गर्मी के बावजूद भी जो है वह इसमें पानी नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे, मशीन कितना दिन से बंद? बहुत दिन से बंद है। हाँ, आप पानी नहीं साफे नहीं आ रहा है। यहाँ तक सिर्फ कागज पर काम होता है, कागज पर काम हो रहा है, पर तक काम होता नहीं। हाँ, तो लोग तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए शहर में, सिर्फ दिखावा है। कई जगह ऐसे मशीनें लगाई गई, बहुत जगह है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। हाँ, ये आप देखेंगे कि जो इलाका है ये कंपनी बाग रोड है और कंपनी बाग रोड में जो लगाया गया है उसमें वाटर वेंडिंग मशीन जो है वह सिर्फ दिखाने के लिए है, धूल फांक रहा है, लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जो है वह लगाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसे का दुरुपयोग किया गया या फिर मशीनें खराब हो गई, ये तो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है और
लोगों को पानी की आवश्यकता होती है, जगह जगह पेयजल की बात कही जा रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर में कई ऐसी जगह है जहां वाटर वेंडिंग मशीन तो लगाए गए, लेकिन उसमें से पानी नहीं आ रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बात चैती छठ की। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ में आज खरना का दिन है। पटना में छठ व्रतियों ने आज सुबह पवित्र गंगा नदी में स्नान किया और उसके बाद गंगा जल लेकर अपने घर गए। आज शाम व्रती अरवा चावल, गुड़ और दूध की खीर और रोटी का भोग भगवान सूर्य को लगाएंगे। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। कल संध्या अर्घ्य और गुरुवार को व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। और इधर पूर्णिया में पहली बार राजकीय सरहुल बाहा पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद और मुख्य अतिथि पूर्णिया विधायक विजय खेमका ने किया। इस मौके पर आदिवासी समाज के लोगों ने परंपरागत नृत्य को पेश किया। सरहुल बाहा पूजा प्रकृति पूजा है, जिसमें आदिवासी समाज के लोग प्रकृति से जुड़ते हैं। और भविष्य भारत का है और न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 है वो जगह जहां ग्लोबल लीडर्स और विजनरीज आपको दिखाएंगे आगे बढ़ने का रास्ता। जरूर आएं 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में बने इस खास इवेंट का हिस्सा जरूर बने, जहां नए आइडियाज भारत के भविष्य को नई दिशा देंगे। और आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com पर और जल्द से जल्द अपना पास जरूर बुक कर लें।